नमस्कार दोस्तों, 7:07 हो चुके हैं। हम आप एक साथ हो चुके हैं और आज शनिवार जब पाकिस्तान भिड़ेगा न्यूजीलैंड से, हम आप पढ़ेंगे जीके जीएस। उधर पाकिस्तान हार जाए, इधर हम लोग मजा ले जाए। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। शुरुआत कर देते हैं आज के शाम की, शनिवार की। कल तो संडे है, कल तो भारत पाकिस्तान उसका मैच है, क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका का सुपर 8 का, उसका भी आनंद लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इससे पहले कि लेक्चर शुरू किया जाए, तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा। लिंक का ध्यान दे देना दोनों पे, आस्तों से। हाँ, तो तिरंगे को सैल्यूट किया जाए और आज के सेशन की शुरुआत की जाए। तो जैसा कि आपको शकल से दिख रहा होगा कि आज हम नहाए नहीं हैं। एकदम सच बात है, आज हम नहाए नहीं। आज हम लगे रह गए इधर उधर के कामों में। मार पेड़ पौधा खोद खाद के रख दिए, गमला उमला सारा सेट कर दिए और एक को जुगाड़ किए। क्या जुगाड़ किए गुरुजी? अरे आज ससुरा इतना ब्लड लेके गया। हम कहे जाओ चेक करो कि क्या स्थिति है विटामिन डी की, B12 की और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। तो इन्हीं सब में आज दिन भर लगे रह गए। सही से बताओ, ईमानदारी से बताओ, देखने से लग रहा है कि नहाए हैं कि नहीं नहाए, पहले ये बताओ। वैसे मैं बता दे रहा हूं, नहाया नहीं हूं आज। अब नहीं नहा पाए, आज मौका नहीं मिला। ऐसे जीवन में कभी कभार ही आता है जब मैं नहीं नहाता हूं। अब बड़े ईमानदारी से आके बोलता हूं क्योंकि मुझे खुद ही अजीब लगता रहता है। तो अब आज नहीं नहाए, अब इसमें ऐसा लग नहीं रहा है सर। अब हो सकता है ना लग रहा हो। रुको, हीरो बन ले, हीरो बन ले। थू थू लड़के ऐसे थू 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 थू, फिर ऐसे ऐसे बाल बाल झाड़ लिए, हीरो बन गए। लड़कियों की तरह हम लड़कों का थोड़ी है कि 10 घंटा बाल बाल झाड़ेंगे। चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, एक मुझे ये बता दो, एक लास्ट क्वेश्चन। सर लैग हो रहा है? लैग नहीं, लैग तो नहीं हो रहा होगा यार, झकाझक चल रहा होगा। एक छोटी सी चीज और पूछना था। ये जो AI समिट खत्म हुआ है, तुम्हें क्या लगता है इससे क्वेश्चंस आएंगे? मतलब AI समिट से क्वेश्चंस आएंगे तो 111 लिखिए। तो फिर उस पे भी आज 10 मिनट सो ले लें। कल संडे है, तुम लोग रट मारोगे, थोड़ा पढ़ लोगे कि AI समिट जो इतना ग्लोबल लेवल पे चला, कई लोग आए गए, थीम बना कुछ, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है कि लग रहा है कि हाँ सर एक आध खुद तो छुआ ही देगा कि थीम क्या था, डेट क्या था, उद्घाटन किसने किया। अगर ऐसा है AI समिट से तो 10 मिनट सो इस पे कर लिया जाएगा। आराम से सोच लो, सेशन के लास्ट तक भी बता दोगे ना तो मेरा कंटेंट तैयार है। तुम लोग कहोगे तो करवा देंगे, नहीं कहोगे तो नहीं करवाएंगे, वो तुम लोग के ऊपर रहेगा। तब तक पढ़ते हैं, आइए झमाझम। ओणम किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? बताओ भैया, ओणम किस भारतीय प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? सर अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो यहां का यक्षगान खूब पूछता है, यक्षगान। तमिलनाडु, असम, केरल। सर केरल में हम लोग विशु वगैरह मना लें, वो ज्यादा सही है, और ओणम भी मनाएं तो यहां पे है। देखो असम का मैं बार बार कह रहा हूं, कामाख्या मंदिर, ये आपसे ज्यादा पूछता है कि कामाख्या मंदिर। और तमिलनाडु का सोर मंदिर, तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्थित है सोर मंदिर। ये कुछ मेला, मंदिर, नृत्य, अब जिसमें जो क्वेश्चन याद आए दोहरा लिया करो, इंपॉर्टेंट बनता है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सबसे पहले तो हम लोग ये याद करेंगे कि सर ये लड़ा था 1757 में, 1757 में। लेकिन वांडीवास का युद्ध और वेदरा का युद्ध, ये तो सर 1759 की बात है। बक्सर 1764 है, ये वाला है नहीं, प्लासी, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध। इसमें सिराजुद्दौला के खिलाफ कौन सा अंग्रेज लड़ा था वो भी, जैसे कि बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से 3 शासक वर्सेस हेक्टर मुनरो लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से। उसी तरीके से नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस कौन लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव। ये बात कई बार पूछता है, छोटे इंफॉर्मेशन है बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके, अलग से इतिहास तो नहीं ही बदलने वाला है मेरे भाई बहन। अगले पे आएंगे। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कट्टर समर्थक कौन था? सर ये डलहौजी, डलहौजी। वेलेजली से ये पूछता है कि टीपू सुल्तान की हत्या किस अंग्रेज ने की थी युद्ध के दौरान? तो वेलेजली ने की थी, ठीक है ना, वेलेजली ने। डलहौजी ने गोद हड़प की नीति लाई थी, इसी के अगेंस्ट झांसी की रानी ने सब आवाज उठाया था और फिर युद्ध हुआ था, ठीक है। अगले पे आएंगे, सी ऑप्शन।
भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? सोच समझ के आंसर करना, इसको गलत कर सकते हो, पूरा टाइम लो। हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो सर जहां तक हम लोग जानते हैं ये सेनापति जैसी चीज नहीं थे सर, ये नाटककार भी नहीं थे, लेकिन सर ये चिकित्सक जरूर थे, ये चिकित्सक जरूर थे। तो कई क्वेश्चन के आंसर आप इस माध्यम से भी कर सकते हैं। चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है एक्चुअली, और विक्रमादित्य इसकी उपाधि है। एक बात आप लोग याद रखना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे ये विक्रमादित्य इतिहास में 14 शासकों ने ये उपाधि धारण की है। कोई विक्रमादित्य पर्टिकुलर राजा कभी नहीं रहा है, ये उपाधि थी। और पहला विक्रमादित्य, फर्स्ट विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय था, और जो 14वां शासक विक्रमादित्य बना उसका नाम था हेमू, जो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ। तो ये दो बातें थोड़ा सा लल्ला समझ करके रखना, ठीक है, दो बातें समझ करके रखना। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे सर। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? अच्छा, थॉमस रो, फायान, ह्वेनसांग। देखो जो एडिक्विटी, एसएससी और ये सब नए पैटर्न हैं, कुछ ऐसे बदल रहे हैं। मैं अपने थंबनेल पे तो नहीं लिखता हूं नया पैटर्न यही वो होगा, लेकिन मैं बता जरूर देता हूं अंदर कि देखो लल्ला नया पैटर्न यही सब कुछ कर रहा है। तो थॉमस रो, फायान, ह्वेनसांग, ठीक है ना। इसका राइट आंसर तो है, सबसे पहले फायान आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर थॉमस रो। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों ऑप्शन को तो तुम एकदम काट देते। बताओ कैसे? ये जो थॉमस रो था ये जहांगीर के समय आया था, जहांगीर के, जबकि ये दोनों जो हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री और सल्तनत काल के समय। तो जैसे ही पहला वाला कहा गया, तीसरे नंबर पे गया, दो ऑप्शन तो आप तुरंत काट सकते थे, यार सबसे लेट यही आया रहा होगा। नहीं, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, या थॉमस रो 1615 में और विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाओगे ऐसे क्वेश्चंस में तो भटकोगे नहीं, ठीक है ना, भटकोगे नहीं। अब फायान जिसने CU की लिखी वो तो सबसे पहला ही है। अगले पे आएंगे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? सर 1925 में नहीं, इस वर्ष लल्ला RSS की स्थापना हुई थी। इसी वर्ष मेरे भाई बहन काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट हुआ था। सर 1926 में नहीं मेरे भाई, यहां पे 1926 की बड़ी घटना है, नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। 1919 की सर दो बड़ी घटनाएं बताइए। इसमें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैस्करस 13 अप्रैल को हुआ था। एक ये याद रख लो। एक आपके खिलाफत आंदोलन भी, ठीक है, जो अली ब्रदर्स ने किया था, खिलाफत आंदोलन एक याद कर लें। वैसे 1919 में कई घटनाएं हुई थी। तो सर साइमन कमीशन, अच्छा साइमन कमीशन अगर पूछे पहली बार इंट्रोड्यूस कब और कहां हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ था। सर जॉन साइमन, एक अंग्रेज का नाम था, सर मत कहा करो, जॉन साइमन। ये कमीशन बना इंग्लैंड में, ये कमीशन वहां पे फिर अपना लिखा पढ़ी सब किए, और 1928 ईस्वी में मेरे भाई दोस्त लाल ये भारत में आया था, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन में भारत में पहली बार कब आया। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन ये होता कि भारत वर्ड न देके 1927-28 दोनों ऑप्शन देता, तो 27 में साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? तो ए ऑप्शन सही है, 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? सर ये बात है 1929 ईस्वी की। 1929 ईस्वी में सर लाहौर में गुरुजी, रावी नदी के किनारे गुरुजी, रावी नदी जिसका प्राचीन नाम परुषणी नदी है, परुषणी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, यार जवाहरलाल नेहरू जी से कांग्रेस की एक बात याद आई, और देश में इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। मैं तुम लोग से, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही किया गया कि गलत किया गया, मतलब मैं कंफ्यूज हूं। तुम लोग भी एक मिनट के लिए रुक के अपना विचार बताना। अभी तुम लोगों ने देखा कि AI समिट हुआ नई दिल्ली मंडपम में, आज 21 है, कल खत्म हुआ। तो वहां पे कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं ने शर्ट वर्ट उतार करके विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन किया।
अब मुझे ये बात कंफ्यूज कि भाई आपसी लड़ाई को शायद देश में सुलझा लो, क्यों विदेशियों के सामने उसका मजाक बना रहे हो? सब वो अमेरिका फ्रांस सब आए हुए हैं, 100 देश से ज्यादा के लोग आए हुए हैं, और तुम वहां शर्ट उतार के भाजपा हाय हाय कर रहे हो। ये वाला कांड पता नहीं है। अच्छा, इसका अगर पॉजिटिव पहलू देखो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई हमारी बात मीडिया यहाँ की सुनता ही नहीं है, मोदी मोदी करता रहता है, तो हम लोग को अवसर लगा तो हम जाके दुनिया को दिखा दिए कि देखो इंडिया में दिक्कत है। अब ये भारत में होना चाहिए था इस समय, या कोई और माध्यम सोच करके अपना विरोध कर देना चाहिए था कांग्रेस को? मतलब मैं कंफ्यूज हूं कि कांग्रेस ने सही किया गलत किया। भाई वो 100 तो दूसरे देश के आए थे, वहां भारत के लोगों का शर्ट उतार के नचाना विरोध करना गड़बड़ है। एक पहलू से देखो, दूसरे पहलू से अगर देखो तो वो मीडिया के लोग मोदी जी के अगेंस्ट शायद कुछ बोलते ही नहीं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो कहे कि हमें कोई मंच मिलता ही नहीं तो हम विरोध करें कहां, हमको लगा ये सबसे बड़ा मंच है, हम विरोध किए। अब पता नहीं इसमें क्या सही है क्या नहीं, समझ रहे हो? लेकिन एक नजर देखो तो लगता है कि नहीं करना चाहिए था। अब कितना सही हुआ कितना गलत हुआ इस पे मेरा कोई राय नहीं है, मैं इसीलिए आप लोग से सलाह विचार किया। चलो मिलान किया जाए, हम लोग अपने में आ जाए, ना कांग्रेस काम आएगी ना भाजपा काम आएगी, काम यही सब अपने आएंगे। निम्न का मिलान करिए। गदर पार्टी, गदर पार्टी को तो हम लोग लाला हरदयाल से मिला देंगे। बी का वन किसमें है? ले ऐसे, तब तो यही सही हो गया ना। अब हम लोग किसी में सबसे ज्यादा जो हम लोग को याद है वो यही याद है ना कि गदर पार्टी 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी ने शुरू किया, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भखना। सोहन सिंह भखना जी बने, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी जो इस बार एसएससी का पेपर हुआ था, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन 2 से 3 पूछता था पिछले साल तक। अभी जो एसएससी एमटीएस का 19 फरवरी तक पेपर चला लल्ला, हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहे। ये अगर आपको न जानकारी हो तो मैं बता दूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो भी मॉडर्न, मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा था, तो थोड़ा सा हिस्ट्री पे फोकस बहुत दिनों के बाद एग्जामिनर का गया है, आप भी ले जाएं। ठीक है, सी ऑप्शन। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ऐसे भी ये किताब पूछता है कि वह कौन सी किताब है जिससे कि मतलब क्या कहते हैं, मौर्यकालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। इंडिका, इंडिका इसमें से लिखा कितने से था सर? मेगास्थनीज ने, ठीक है ना। ये आया किसके कार्य में था सर? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। अच्छा, इंडिका किताब में इसने 3 बातें बोली हैं, वो 3 बात आपके पेपर में आता है, यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला, भारत 7 उपवर्गों में बटा है। ये किस किताब में लिखा है? तो ये इंडिका में लिखा है। एक सिद्धांत पूछता है कि सप्तांग सिद्धांत का वर्णन, कि ये सप्तांग सिद्धांत तो उसमें है यार, अब मुंह से निकला है तो जान ही लो। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किस किताब में है? तो अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र। लेकिन हमें बात करनी थी इंडिका की। भारत 7 उपवर्गों में बटा है, भारत में दास्ता नहीं है, जो कि गलत था, यह भी इंडिका में लिखा है, दास्ता नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत था लेकिन इंडिका में लिखा है। भारत में गुलामी नहीं है, यह भी इंडिका में लिखा है, जो कि गलत है, भारत में गुलामी नहीं है। तो ये 3 स्टेटमेंट अक्सर पेपर में रहता है कि भारत 7 उपवर्गों में बटा है, यह किस किताब में पहली बार वर्णन मिला? दास्तां, भारत में गुलामी, नौकर, ये सब नहीं है, ये, जबकि ये सब गलत था। ठीक है ना। ए अंकित भैया, जो सुंदरम ब्रो मेरा सीएमटी शो कर रहा है, प्लीज यार कुछ देर बात मत करो, पढ़ लो क्लास में, उसके बाद जो बात करना होगा कर लो, ठीक है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? सर देखिए, काकोरी षड्यंत्र केंद्र हुआ कब घटना? काकोरी 1925 ईस्वी में। एक पार्टी बनी थी 1924 ईस्वी में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी ने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां जी, रोशन आरा जी, राजेंद्र लाहड़ी जी, इन लोगों को फांसी की सजा अलग अलग गोंडा जेल, गोरखपुर जेल, इस तरह फैजाबाद जेल, अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी।
काकोरी कांड में पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ये अंग्रेजों को धूल चटाने में कामयाब हुए थे। 30 क्रांतिकारियों को इन्होंने रक्षा कर ली थी, बाकी ये 4-5 लोग अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो इनको फांसी दी थी। कभी कभी ये पूछता है कि राजेंद्र लाहिड़ी जी, रोशन आरा जी, अशफाकुल्ला खां जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनका संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है? ठीक है ना। अगला, आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। नागार्जुन सागर बांध, इसको तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि अर्जुन जहां होंगे वो कृष्णा पे होंगे। करेंट अफेयर में आज 21 फरवरी चल रहा है, हम लोग 19 फरवरी को पढ़े थे कि नौसेना के लिए भारत का पहला मेड इन इंडिया ट्रेनिंग सेलर जहाज लॉन्च किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? कृष्णा। किस नदी के नाम पे रखा गया था? तो कृष्णा नदी के ही नाम पे रखा गया था। कृष्णा नदी के ऊपर ही लल्ला श्री सैलम बांध, ठीक है ना, श्री सैलम बांध है, तो ये भी याद रखेंगे। नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट भी है, वो भी याद रखेंगे। अगले पे आएंगे, सी ऑप्शन। माउंट एवरेस्ट प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? सर आपका 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का एग्जाम में आया था। गुड बेटा। देखो यार, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, निखिल ओझा बता रहे हैं, जो अपना नाम रखे हैं @निखिल ओझा W1J। यार देखो, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। पंचवर्षीय योजना और ये वो ना, वो आते ही आते हैं। अभी तुम जीडी का एग्जाम अगले महीने में होने दो, यूपीएसआई होने दो, एनटीपीसी होने दो, तुम देख लेना एक क्वेश्चन पंचवर्षीय। अब अगर मैं ये बोलूं आर्ट एंड कल्चर का आएगा, फिर मैं आके छाती पीटूं, जो मैंने पढ़ाया वही आना ही है वो टॉपिक। वो तो स्टूडेंट हैं जो उन बातों को थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं। बाकी क्या है, मैं एक बात आपको कह दूं, अपने प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हां एक वादा आपसे जरूर करता हूं कि मैं एक बैच लाता हूं वरदान। जब भी एग्जाम कोई भी आवे तुम्हारा, एसएससी का, रेलवे का, यूपी का, कोई, ये वरदान बैच करीब 100-150 रुपए के आसपास रहता है, 100-150 रुपए। इसको ज्वाइन कर लिया करो। मैं कसम से कह रहा हूं, इस वरदान में ना मैं 15-20 टॉपिक ही पढ़ाता हूं और बहुत सॉलिड रहते हैं वो। उनमें मैं पंचवर्षीय योजना, कला, नृत्य, खेल, ये सब, हर अनुच्छेद ऐसे ऐसे पढ़ाता हूं। अभी ये कोई बैच आया नहीं है, मैं एक बात बता रहा था, ये कोई बैच आया नहीं है, क्योंकि मैं तभी किसी बैच के लिए बोलता हूं जब मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बाकी कोई बैच नहीं है, पढ़ो तुम। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम, जिस दिन मेरा आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल, और देखो मैं सबसे कहना चाहूंगा, आया है मेरा आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल, कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं, सब इस पे फ्री पढ़ा रहा हूं। ये मेरा चैनल है आशुतोष कनेक्ट्स भारत, तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट सर 1953। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? वैसे आपको बता दें, ये व्यक्ति हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसने एक बड़ी फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था डॉन। अब हम लोग के भारत में जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सब पेपर आता है, पाकिस्तान में आज तक डॉन नाम का पेपर आता है। और पता है, यह व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी दिनों में 50 किलो के आसपास वेट हो गया था। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति था ये, लेकिन ठीक है, इतना सिगरेट पीता था कि फेफड़ा वफड़ा सड़ गया था। ये आज पाकिस्तान उससे खेल भी रहा होगा ना, न्यूजीलैंड से सुपर 8 का मुकाबला। पता नहीं ससुरे हारेंगे कि जीतेंगे। रुको, तुम लोग को स्कोर भी बता दे, स्कोर बता दे। अगला बताओ, पिलाई नहीं भिलाई होगा भिलाई, ठीक है ना, भिलाई इस्पात केंद्र। हम भी स्कोरवा देख लें, हमारा भी तो थोड़ा मन लगता ही है ना क्रिकेट में। कल संडे को क्लास नहीं होगी, रीजन है कि मैच आता रहेगा। मैच डिले ड्यू टू रेन, पाकिस्तान ऑफ टू बैट, पाकिस्तान ने बैटिंग लिया है लेकिन मैच डिले हो गया। अब अगर डिले हो जाएगा, एक एक रन बट जाएगा, एक एक पॉइंट, तो पाकिस्तानियों को फायदा हो जाएगा, इसे ससुरे हार जाते। तो भिलाई सर, डी ऑप्शन, दल्ली राजहरा अयस का स्रोत है। अच्छा, दल्ली राजहरा अयस का स्रोत है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आइए जोड़ा मिलाते हैं। नाथुला जेलेपला सिक्किम, थांगला नीति लिपुलेक, माना नीति लिपुलेक, ई कैसे हो सकता है? ठीक है ना, सी ऑप्शन, सी ठीक है। 2 और 3 ए तो नहीं ही है। और बारालाचा सिपिकला उत्तर प्रदेश। बारालाचा कब से जम्मू कश्मीर में आ गया? हिमाचल प्रदेश होना, ये उत्तर प्रदेश, बिल्कुल। ये बारालाचा और सिपिकला कभी उत्तर प्रदेश में आएगा? नहीं। ये नीति, माना और लिपुलेख ये उत्तराखंड में है।
ये उत्तराखंड में है। तो मैटर तो यही हमारा सीख। हाँ, जोजिला बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, नाथुला जेलेपला सिक्किम में है। इतना बड़ा ब्लेंडर करेगा तो आदमी पकड़ ही लेगा ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा दर्रा पड़ रहा है? हैं तो बारालाचा एवं सिपिकला ये सब सर नहीं है, उधर हिमाचल साइड है। और नीति, माना, लिपुलेख ये सब सर वो उत्तराखंड में है। मैटर ठीक है, आगे बढ़ो। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। भाई ये तो हमारे दोस्त का घर है, हम 4-6 बार जा चुके हैं। उसके घर से 2-3 किलोमीटर है, हम जाते हैं उसके क्या अगर रुकते हैं तो हम और लोकी, उसका नाम लोकेश है मेरे फ्रेंड का, तो दोनों यहां जरूर जाते हैं। केवलादेव को ही घाना पक्षी बिहार कहा जाता है, घाना पक्षी बिहार कहा जाता है। और ये है केवलादेव, ठीक है ना। अगले पे आएंगे बी ऑप्शन। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और पता है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। तब उन्होंने कहा था कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय है 1857 से पहले, 66-67 के समय, ठीक है ना, बाद में मतलब। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र, जो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर। अच्छा, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं, जैसे कृषि प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन सेवा क्षेत्र तृतीयक है। और सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से ही टैक्स और इनकम होता है। भाई लोग नौकरी कर रहे हैं तो ज्यादा कमा रहे हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में सर बलवंत राय मेहता, ये तो पंचायती राज के जनक हैं, पंचायती राज के। सर नॉर्मन एडवर्ड, एम.एस. स्वामीनाथन, ये तो सर हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के। इनका हमको पता नहीं है, इनका भाई हमको नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन वर्गीज कुरियन को हम जानते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना करने वाले श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। और ये पंचायती राज मैंने लिखा है, पंचायती राज के जनक हरित क्रांति के। अच्छा, यही एम.एस. स्वामी अगर आपसे पूछता कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर यही वर्ड आ जाता विश्व, तब कौन हो जाते? नॉर्मन बोरलॉग। इनके नाम पे बोरलॉग प्राइज भी दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है मेरे भाई। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि अधिक? एक्चुअली ऐसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं, अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी का एग्जाम हुआ है फरवरी में, लल्ला इकोनॉमिक्स के जीए टाइप के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन खूब रहे। तो इस क्वेश्चन से मैं ये कहना, मैं जान रहा हूं आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा ना इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर खोला करो। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित है? एक्चुअली देखो 3 प्रकार की सूची है, केंद्र के संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसे आप कॉन्करेंट लिस्ट कहते हो। कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये राज्य सूची में नहीं है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जेल, ये सब है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित संविधान ये तो है, शक्तियों का वितरण ये तो किए हैं, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र ये है, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, कमिटेड जुडिशरी ये नहीं है, ठीक है ना। अर्ध संघीय स्ट्रक्चर ये सब है, अर्ध होगा, अर्थ लिखा है। प्रतिबद्ध न्याय तंत्र ये नहीं है, कमिटेड। अरे भाई कहां कोई मुकदमा होता है 20-20 साल चल रहा है, 40-40 साल, कोई कमिटमेंट ऐसा थोड़ी है कि इतने दिन में हम आपको मुकदमे का निर्णय करके दे देंगे। कमिटेड जुडिशरी है अपने यहां, एक आम भाषा में आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, मुकदमा 20 साल 10 साल, कोई तो मर जाते, उसके बाद मुकदमे का फाइनल होता है। तो प्रतिबद्ध न्याय तंत्र नहीं है। हाँ, आपको न्याय मिलेगा, ये भारत में है, कब मिलेगा ये नहीं है। और वो न्याय जो सही समय पे ना मिले, उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता, वो अन्याय ही होता है। तो प्रतिबद्ध न्याय तंत्र नहीं है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? एक्चुअली 89-90 के समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन कहा जाता था राजीव गांधी जी को। तमिलनाडु में उनकी एक बम विस्फोट में, आत्मघाती हमले में, एक महिला सोचो अपने पेट के अंदर बम लगाई, बम लगा के स्विच अपने हाथ में लगवाई और जाके उनका पांव छुई, ऐसे हथवा में दबा दी बम। सोचो अपने तो फटी ही फटी, प्रधानमंत्री को भी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनके मरने के बाद फिर 91-92 में चुनाव हुआ और पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसी ऐसी महिला भी हैं, ऐसे ऐसे पुरुष भी पड़े हैं, बवाल है यार एकदम।
समझ रहे हो, खतरनाक। तुमसे कहेंगे अपने पेटवा में बम बांध लो, बांधोगी? लड़को तुम लोग बताओ, एक 1.5 किलो का बम दे दे, बांध लो। अरे बाप रे बाप। एक लिख रहा अंकित, नेट इश्यू, व्हाट कैन आई डू, नेक्स्ट क्वेश्चन गू। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? सर ये तो यही है 40, जिसे हम लोग गांधीयन आर्टिकल भी कहते हैं। भारतीय संविधान के डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो कि हम लोगों के संविधान के पार्ट 4 में आता है, 36 से लेके 51 के बीच में अनुच्छेद 40 है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? सर देखिए, अशोक मेहता नहीं रखे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 टियर रखा था। रॉयल कमीशन जैसा कोई कमीशन नहीं था पंचायती राज से रिलेटेड। बलवंत राय हम लोग को दिख रहे हैं सर, त्रिस्तरीय। अच्छा, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज है। ठीक है, अगला। अच्छा, जैसे पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में लागू हुआ था, लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज के अंतर्गत सर्वप्रथम वह कौन सा राज्य था जिसने चुनाव करवाया या लागू हुआ? बताओ। वो वाला तो सबको याद रहता है ना कि सर 2 अक्टूबर 1959 ये आपके राजस्थान के नागौर में लागू हुआ। लेकिन लल्ला, जब 1993-94 में 73वां संविधान संशोधन जब हो चुका था, पीवी नरसिंह राव जी ने, तब कौन लागू करवाया था? तो मैं बताऊं लल्ला, तब लागू किया था मध्य प्रदेश ने। संशोधित पंचायती राज के अंतर्गत पहली बार चुनाव करवाने वाला मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश था। तो ठीक है, तो बलवंत राय मेहता जिन्हें पंचायती राज का जनक कहा जाता है, ये क्या किए थे? त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिए थे। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय, मौलिक कर्तव्य, मौलिक, नहीं 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 नहीं। अगर कुछ पैसे रुपए की कहीं कुछ बात है तो सच बात है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसी के अंतर्गत है कि कोई भूखा मरे तो उसको खाना दो, शुद्ध वायु, ये सब कई अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं, मतलब आदेश दिए गए हैं कि अगर आप करें तो करें, क्योंकि वो कोर्ट में फोर्सेबल नहीं है। अगर केंद्र सरकार वो काम न करे तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते डीपीएसपी के आदेशों के खिलाफ या निर्देशों के खिलाफ, आदेश नहीं। मौलिक कर्तव्य सर ये 4A में है, मौलिक अधिकार सर ये 3 में है, सर यही सही है, ये आपके भाग 4 में है। प्रतिरोध, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ये सब जब छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे वाले आते हैं ना, मेरा दिमाग तुरंत अपने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर पे चला जाता है कि यार वो भी क्या दिन थे। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम पे चला जाता है। एक हम लोग का पेपर लगता था, 3rd सेमेस्टर में लगा था, नेटवर्क एनालिसिस। भाई गजब, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे वो जानते होंगे, वो बहुत नालायक पेपर था। कुछ पेपर इंजीनियरिंग में बहुत रुलाए हैं। एक लगता था ईडी, इंजीनियरिंग ड्राफ्ट, ईडी, ये भी बहुत बवाली हमको लगता था। तो प्रतिरोध सर, प्रतिरोध का ओम है, ठीक है, प्रतिरोध का ओम है, ये याद रखिएगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सर देखिए, ये वाला तो चींटी ऊटी को ले लीजिए, ये वाला सर टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक या साइट्रिक? तो सर एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट होते हैं, साइट्रिक फ्रूट होते हैं, वो खट्टे होते हैं। एसिटिक एसिड तो अलग चीज है ना, ठीक है ना, एसिटिक एसिड अलग चीज है। कर्कट जनक रसायन से होता है। अच्छा, ये कोई रोग है, ठीक है ना, केमिकल कॉज। कर्कट जनक रसायन से क्या होता है? दमा, कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग। ये आपका जो नया पैटर्न है ना 2000, आज जैसे हम लोग 21 फरवरी पे खड़े हैं, उस पैटर्न पे ये क्वेश्चन आधारित है लल्ला। बताना जरा सर कितना बैक लगे थे सर? अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर आपका इंजीनियरिंग में कितना बैक लगा था? लल्ला हम झूठ नहीं बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा ईडी में बैक लगा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सेकेंड सेमेस्टर में मतलब मेरा किस में बैक लगा था? फिजिक्स था, तो केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट लगे थे। हाँ, सेकेंड में यही ईडी दोबारा बैक हुई थी, दोबारा। हम ये इंजीनियरिंग ड्राइंग 3rd सेमेस्टर में निकाल पाए थे। हमारी ड्राइंग हमेशा से कमजोर रही है, तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में मेरा बैक रहता था सब्जेक्ट,
और इंजीनियर इतने नालायक और चालाक होते हैं, सब अपने को फेल नहीं कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में फेल था, सब कहते हैं मेरा बैक लगा था। समझ रहे हो, बैक तो मेरा लगा था, इसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक लगा था। मार पता नहीं क्या खिंचवाए रहते थे सब लाइन पाइन, हमसे वो आता नहीं था यार। पहली बार हमको लगा क्या लाइन खिंचवा रहे, इंजीनियर बनाएंगे कि मजदूर बना के छोड़ देंगे। बी ऑप्शन। हाँ वो लगा था तो लगा था, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? विकोटर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक। आ जाइए लगा दीजिए। त्वचा की स्पेशियल डर्मिस, विशिष्ट चर्म अधिचर्म। ओ सी ऑप्शन, एपिडर्मिस। ठीक है, ऊपरी वाला एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। इसी पे तुम लोग मार क्रीम श्रीम लगाए रहते हो, समझ रहे हो, क्रीम श्रीम लगाए रहते हो। अरे हम लोग की तरह बनो, लड़कों की तरह सरसों का तेल चेहरा वगैरह आप लगाए, बाल वाल में ऐसे ऐसे लगाए, उसके बाद 2 बार ऐसे ऐसे किए, चल दिए, व्यवस्था टाइट एकदम, घूमिए आप। ठीक है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का सर, इनमें कोई वोल्टेज, इनमें से स्विच बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद होने पर बिजली के प्रवाह सर्किट में कब होता है? व्हेन डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट। ये अपने आप में बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ा मजेदार। डी ऑप्शन होगा, स्विच चालू होने पे, तब ना करंट दौड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन को देखना तुम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूं, रुको, और इस पे भी नहीं जाता हूं, इसका डी ऑप्शन हटा रहा हूं, रुको 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 रुको, ये सी। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि आप लिख दें स्विच चालू होने पे, और मैं साफ लिख रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। आज कमेंट जरूर करना, गूगल सर्च कर लेना तुम कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तब इसका आंसर देना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, तुम देना ना, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा इसका जब आंसर देखोगे तो। हमें नहीं पता कि सी सही है कि डी सही है, हम तो भाई, या ए सही है कि बी, हम तो लिख रहे हैं कि भाई मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज कर रहा हूं, जानबूझ करके करो। हम तो आंसर जो था वो काट पीट दिए, भाग तरीका खोजना। आज मैं आपके रात में आज कमेंट बॉक्स देखूंगा। WPL 2026 सर, ये रॉयल चैलेंजर्स किस टीम को, दिल्ली को हरा के जीता था ना, वो जेमिमा रोड्रिग्स इसकी कप्तान थी। आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रही थी, महिला T20 एडिलेड ओवल में, ऑस्ट्रेलिया से जीत गई है वो भी। हाँ, कुछ सोचेंगे जिनको पता नहीं होगा, आज कहां कोई मैच था। अरे हम वुमेन्स टीम की बात कर रहे हैं। स्मृति मंधाना आज 85 रन बनाई है, जेमिमा रोड्रिग्स 54-55 रन बनाई है। हम दिन में बैठ के मैच भी देख रहे थे ना, घर पे थे तो। एक स्टूडेंट लिख रहा है सर आपका काला शर्ट अच्छा है, उतार दें क्या, फाड़ फूड़ दें क्या, एकदम लपेट दें क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। एक सिंग वाला गैंडा टन टना टन टन ऐसे लगा के एकदम घूमे रहे इधर उधर। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? सर हस्ताक्षर किसी का हो, दिलवा दीजिए नोट। सर सी ऑप्शन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई थी। अच्छा एक तुम लोग को बात बताएं, अभी हम बंबई एक शादी में गए हुए थे, तो वहां हमको पता चला कि कोई भी जब हवन होता है तो स्वाहा ही क्यों बोला जाता है। और देखो, तब तुम लोग को रीजन बता रहा हूं। एक्चुअली जो स्वाहा है, जब भी कोई हवन होता है, स्वाहा ही क्यों बोला जाता है हवन प्रक्रिया में? स्वाहा अग्निदेव की पत्नी मानी जाती है। तो जो कोई आप सदकर्म करते हो, अच्छा पूजा पाठ करते हो, तो पूजा पाठ ऑलवेज अच्छा ही होता है भाई, बढ़िया चीज है, धार्मिक है। तो जब आप स्वाहा बोल के कोई चीज डालते हो तो इसका मतलब होता है कि ये अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, जिनसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि हे स्वाहा, यह जो मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूं वो उन्हें ले जाकर के तुम दे दो। इसलिए हवन के समय स्वाहा बोला जाता है। और आप वैदिक एज में देखेंगे तो अग्निदेव को देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ बोला जाता है, देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ। तो इनकी पत्नी को यह काम दे दिया जाता है कि आप मनुष्यों के प्रसाद को उठा करके ले जा करके देवताओं को दे दो, क्योंकि आपके जो पति अग्नि हैं वो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ठीक है ना, दैट इज स्वाहा। तो अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा, इसलिए यह सब बोला जाता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आया?
कुछ कुछ लोग को तो नई जानकारी मिली होगी, भले कुछ लोग को ना मिली हो। तो सब लोग बोलो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। स्वाहा, देवता तक पहुंचा दिए तुम्हारी बात ना, अब स्वाहा देवी लेके जाएंगी ना। और इसी तरह अग्निदेव की एक पत्नी है स्वधा, सुधा करके, उनको जब आप जैसे कोई मृत्यु का कर्मकांड वाला होता है वहां पे उनका नाम लिया जाता है कि उस तरीके के कर्मकांडों की चीजों को दूसरी वाली पत्नी ले जाकर के देवताओं को अर्पित करती हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसका तो बी ऑप्शन है, ठीक है। अलग घुस गए ना, धार्मिक हो गए ना कुछ देर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? एक को लिख रहा है सबकी सेटिंग खत्म हो जाए, स्वाहा। ऐसे लोग को ही समाज में नालायक बोला गया है, समझ रहे हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? सर राज्य सूची का, ये तो राज्य ही मैटर देखेगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, बताइए ठोस चालक में धारावाहक कौन से होते हैं? बी ऑप्शन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि भाई संविधान सभा जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उठे और कहे ये संविधान का ये प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव ये है, इसी तरीके से किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने। संतरे में बहुतायत में होता है, सी होता है, CCIA मत। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? भाई कल संडे है, कल भारत दक्षिण अफ्रीका का मैच भी है, और कल शाम को वैसे आपकी कोई क्लास नहीं चलेगी। रीजन यही है कि कल वर्ल्ड कप का मैच है, संडे है, तो आप में से अधिकतर लोग देखना चाहेंगे, हम भी, तो इसलिए हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसलिए नहीं लेंगे। हाँ, तुम लोग की वजह से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मेरा मन बहुत है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं क्लास संडे को, हम तो पढ़ा देते, हमारा क्या है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सर पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सिरिसा बांदला। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी, ठीक है, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सर कोस्टा रिका की राजधानी सान जोन्स। अब आप लोग अगर एक वोटिंग कर दें तो मैं आप लोगों के लिए एक सेशन ले लूं। AI समिट से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ये आप मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है AI समिट 2026 जो हुआ है, इसको मैं अभी 10 मिनट शो में कवर कर दूं, क्योंकि ये 2026 की सबसे बड़ी मीटिंग हुई है भारत में। एक देख लेना, तुम लोग से ब्रिक्स की जब समिट होगी वो क्वेश्चन आएगा, और एक AI समिट से। अब इसका थीम पूछेगा कि इसका डेट पूछेगा कि उद्घाटन किसने किया, कहां हुआ, किस देश के राष्ट्रपति आए, क्या रहा, क्या इसका ध्येय वाक्य रहा, दिल्ली डिक्लेरेशन पे कितने लोगों ने साइन किया, दिल्ली डिक्लेरेशन कितने पेज का है, कितने स्तंभ का है। अब जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन तुम लोग नहीं जानते होगे, AI समिट जो कल खत्म हुआ है उसमें एक हुआ है दिल्ली डिक्लेरेशन, इस पे 83 देशों ने हस्ताक्षर किया है और 2 ऑर्गेनाइजेशन ने हस्ताक्षर किया है। अगर आपका आदेश हो तो मेरे पास इसका कंटेंट है, मैं पढ़ा दूं। अगर आप लोग कहो तो ACB लिखिए, आशुतोष कनेक्ट्स भारत, कि हां सर इसको 10 मिनट शो में कवर कर लीजिए, अगर आपका आदेश हो तो। अब भैया सब लोग जो भी आना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना आशुतोष कनेक्ट्स भारत, क्योंकि मैं वो लिंक लगाया हुआ हूं, अगर आप लोग देखिए तो। कमेंट कभी मेरा नहीं देखते सर, आज मेरा कैसे देख लिया आशुतोष भैया? देख लिए, ठीक है ना, आओ, ध्यान चला गया यार। और क्या, डी ऑप्शन मलयालम लक्ष्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक है सर, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। तो शुरू करें आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे, इस वाले चैनल पे आशुतोष कनेक्ट्स, देखो लिंक लगा हुआ है, आप आ जाइए। मैं सारा AI समिट जो हुआ है 5 मिनट उसकी पहले थियरी बताऊंगा, पहले ध्यान से उसकी थियरी कॉन्सेप्ट समझना, क्या क्या मैं बता रहा हूं, फिर उसी पे 20-25 MCQ है, 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा 10 मिनट शो, ठीक है ना। किस चैनल पे? आशुतोष कनेक्ट। और यहीं पे बोल दे रहा हूं लल्ला, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ये मैंने अपने दम पे खोला है, आप लोग के प्यार और समर्थन से खोला है। प्लीज मुझे आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो आइए सब लोग हम लोग पढ़ लेते हैं कनेक्ट कॉन्सेप्ट प्लस MCQ AI समिट, ठीक है ना। आइए, जय हिंद जय भारत। तुरंत देखिए लिंक लगा हुआ आपके चैट बॉक्स में, लिंक लगा हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू। आइए सब लोग, जय हिंद जय भारत।